गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन ऑल डियर स्टूडेंट्स। अभी ये हफ्ते में इस हफ्ते का हमारा जो टारगेट होगा मंडे टू सैटरडे, मैक्सिमम फ्राइडे तक हम लोग ये चैप्टर कवर करेंगे। तो इस वीक में हमारा जो टारगेट होगा वो होगा बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट के हम लोग प्रॉब्लम इस वीक में कवर करेंगे, मैक्सिमम 4 to 5 प्रॉब्लम। जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कवर किए थे, वैसे ही एग्जैक्टली हम लोग बैलेंस शीट के भी प्रॉब्लम कवर करेंगे। अगर ये बैलेंस शीट के प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आते ना, तो 100% ये चैप्टर आप लोगों का मतलब एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जैसे आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है वैसे ही आप लोगों को बैलेंस शीट भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार सिर्फ ये चैप्टर मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर, मतलब ज़्यादा इसके अंदर मतलब आप लोगों को लिखना होता है, फॉर्मेटिंग बनाना होता है। ये चैप्टर अगर आप लोगों को समझ में आ गए ना, तो नेक्स्ट अगले जो चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम वाला, थर्ड ईयर के लिए फार्म अकाउंटिंग वाला, तो ये चैप्टर मतलब 5-6 दिनों में ही मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन सिर्फ ये चैप्टर के लिए टाइम लगता है। और आप लोग जिस तरह से ये चैप्टर मतलब एकदम ग्रास्प कर रहे हो ना, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। तो ऐसे ही हम लोग अगले ये हफ्ते में, ये वीक में हम लोग बैलेंस शीट कवर करेंगे। एक बार बैलेंस शीट आपके दिमाग में फिट हो गई तो डेफिनेटली प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कुछ बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम की शुरुआत करने से पहले जो फाउंडेशन लगता है, जो बेसिक लगता है कि जो प्रॉब्लम हम लोग मतलब सॉल्व करने जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम के अंदर ज़्यादा आप लोगों ने देखा कि कुछ खास नहीं होता, बार बार रिपीटेशंस वही नाम होते हैं। लेकिन एक बार स्ट्रक्चर माइंड के अंदर मतलब तय हो गया, फिट हो गया, तो आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। तो चलिए अभी हम लोग अभी क्या करेंगे, ये लेक्चर आज प्रॉब्लम की शुरुआत हम लोग कल से करेंगे। उससे पहले ये पहले भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर वाले, लेकिन तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा क्योंकि तब सिर्फ फॉर्मेट थे। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉब्लम होने की वजह से आप लोगों को पता चल गया कि फॉर्मेट, उसके बाद शेड्यूल्स मतलब क्या रोल प्ले करते हैं उसके अंदर। तो ये वीडियो अभी देखने के बाद और मैक्सिमम आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस की लेवल और इंक्रीज होके। तो ये वीडियो 2-3 बार आज दिन भर देखो तुम लोग, क्योंकि जितनी बार आज ये वीडियो देखोगे ना, तो उतना कल प्रॉब्लम कम आएगा आप लोगों को। क्योंकि एक बार फॉर्मेट और उसके शेड्यूल्स अगर आप लोगों को मालूम हो गई कि कौन सा नाम कहाँ पर लिखना है, तो बस फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द रुपीज़ लिखते जाओ, टोटल बनाते जाओ और आप लोगों का प्रॉब्लम टैली करते जाओ। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करेंगे। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा है। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता था, वैसे यहाँ पे बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट होगा। ये बाय रूल बाय एक्ट है। देखो ऊपर कंपलसरी आप लोगों को द थर्ड शेड्यूल सेक्शन 29, ये आप लोगों को कंपलसरी लिखना होगा। थर्ड शेड्यूल होता है, सेक्शन 29 होगा। फॉर्म ए आएगा यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए ए, और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कौन सा था, फॉर्म बी था। उसके बाद बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, बराबर है। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके बाद बैलेंस शीट यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, XYZ कंपनी का हम लोग यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जो भी आप लोग XYZ बैंक होगी उसका यहाँ पे नाम आएगा, ओके, बैंकिंग कंपनी का नाम। और सबसे आखिर में 31 मार्च। तो ये स्टार्टिंग वाली बातें हैं, द थर्ड शेड्यूल, सेक्शन 29, फॉर्म ए, बैलेंस शीट एज ऑन, बस इतना ही याद रखना है। ओके, तो ये लिखना पड़ता है, कंपलसरी होगा ये। और एमसीक्यू टाइप वाली एग्जामिनेशन आएगी तो बार बार बोला है कि यहाँ वाले बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं कि सेक्शन कौन सा है, 29 है क्या, 28 है क्या, 30 है क्या। तो एग्जैक्टली रिकॉल करना है 29। फॉर्म कौन सा है, बैलेंस शीट का ए फॉर्म है, ये भी याद रखना है। बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट की अगर स्पेलिंग आप लोग देखोगे ना, बी के बाद ही ए आता है, बराबर है, बी ए। तो याद करने के लिए मेमोरी टेक्निक यहाँ पे लिखे क्या हम लोग, मतलब यहाँ पे कॉर्नर में मेमोरी टेक्निक बी ए, मेमोरी टेक्निक ब्रैकेट के अंदर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे बी ए। तो बैलेंस शीट के लिए ये फॉर्मेट, ये मेमोरी टेक्निक के लिए, बराबर है। तो ये हो गई हमारी मेमोरी टेक्निक। तो ये आप लोग एग्जैक्टली रिकॉल करोगे, ओके। तो ये आप लोगों के लिए मेमोरी टेक्निक की मदद लेकर आप लोग बी ए, कंफ्यूज होते बच्चे बहुत बार, ये फॉर्म है क्या, बी फॉर्म है, तो ओके, तो कंपलसरी याद करना यहाँ पे ये फॉर्म है। उसके बाद अभी देखो ये फॉर्मेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के अंदर कितने शेड्यूल्स आएंगे, शेड्यूल 1 to 5, शेड्यूल 1 to 5।
फिर असेट वाले शेड्यूल्स कितने आएंगे, शेड्यूल नंबर 6 to 11, 6 से लेकर 11 तक। और सबसे आखिरी में टोटल लिखने के बाद कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी और बिल्स फॉर कलेक्शन, मतलब शेड्यूल नंबर 1 से लेकर शेड्यूल नंबर 12 तक शेड्यूल बैलेंस शीट से रिलेटेड है, बराबर है। 13, 14, 15, 16 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। तो अभी देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट आप लोगों को बाय हार्ट रिकॉल करना है। तो ये सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस करोगे ना तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ मतलब है ही नहीं है, प्रैक्टिस 2-3 बार करोगे तो ये आसानी से रिकॉल हो जाएगा। तो देखो शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल, शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स, शेड्यूल नंबर 4 बोरोविंग्स, शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो ये बैलेंस शीट वाले शेड्यूल से, बराबर है, ये अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। इसके लिए भी मेमोरी टेक्निक आप लोगों को मैंने बना कर दी थी, कैन, रामू, धोबी, बाय, ऑरेंज। आखिरी में हम लोग लिखेंगे, देखो बैलेंस शीट के लिए मेमोरी टेक्निक क्या होगी, यहाँ पे लिखूँ क्या मैं आप लोगों के लिए, देखो यहाँ पे लाइबिलिटीज के लिए मेमोरी टेक्निक क्या होगी, लाइबिलिटीज के लिए मेमोरी टेक्निक होगी MEMORY, मेमोरी टेक्निक होगी कैन, रामू, धोबी, बाय, ऑरेंज। सर ये क्या है, कैन, रामू, धोबी, बाय, ऑरेंज? तो हर एक का फर्स्ट वर्ड आप लोगों को लेना है। कैन यानी कि सी लेना है कैपिटल, आर यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस लेना है, बराबर है। उसके बाद डी यानी कि डिपॉजिट्स लेना है, उसके बाद बी यानी कि बोरोविंग लेना है, और ओ यानी कि अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन लेना है। तो ये एक मेमोरी टेक्निक हो सकती है, कैन, रामू, धोबी, बाय, ऑरेंज। कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोविंग, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, बोरोविंग, डिपॉजिट, रिजर्व सरप्लस, कैपिटल। इस तरह से रिकॉल करते जाना है, फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट। और मेमोरी टेक्निक कैन, रामू, धोबी, बाय, ऑरेंज, हर एक का वर्ड, कैपिटल का सी, आर, रिजर्व सरप्लस का, डिपॉजिट का डी, बी, बोरोइंग का बी, और अदर लाइबिलिटीज का ओ। तो ये 5 शेड्यूल लाइबिलिटीज वाले। अभी हम लोग असेट की बात करेंगे। शेड्यूल नंबर 6 रिलेटेड है असेट साइड से, कैश एंड बैलेंस विथ RBI, कैश एंड बैलेंस विथ RBI, शेड्यूल नंबर 6। बैलेंस विथ अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इतना बड़ा नाम है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आएगा। बैलेंस विथ अदर बैंक, अदर का मतलब क्या होता है, आरबीआई छोड़कर जो बैंक आएगी ना वहां पे वो लेना पड़ेगा, SBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एनी अदर बैंक। लेकिन आरबीआई अगर होगी तो शेड्यूल नंबर 6 में चली जाएगी। आरबीआई छोड़कर जो भी बैंक आएंगी वो शेड्यूल नंबर 7। बैलेंस विथ अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये होगा शेड्यूल नंबर 7। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट्स, शेड्यूल नंबर 8 कौन सा है आप लोगों का, इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक की सबसे बड़ी असेट्स, एडवांसेस से बैंक की सबसे बड़ी असेट्स है। बैंक का सबसे बड़ा दुश्मन इन्वेस्टमेंट, किसी भी बैंक को इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं लगता, तो बैंक का सबसे बड़ा दुश्मन होगा इन्वेस्टमेंट, और बैंक का सबसे बड़ा दोस्त क्या होगा, एडवांसेस। उसके बाद शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड असेट्स, शेड्यूल नंबर 11 अदर असेट। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 5-6 शेड्यूल जो रिलेटेड होंगे वो असेट साइड से रिलेटेड होंगे। और उसके बाद कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और बिल्स फॉर कलेक्शन। तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से आप लोगों को फॉर्मेट फर्स्ट पेज पे ड्रॉ करना होगा हर दिन। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का ड्रॉ करते थे वैसे बैलेंस शीट का आप लोगों को ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में सेपरेट प्रॉब्लम आएंगे। बैलेंस शीट का आएगा तो आप लोगों को 12 शेड्यूल्स बनाने होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो आप लोगों को 4 शेड्यूल्स बनाने होंगे। तो कंबाइन प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल सेपरेशन है TY के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। ओके, तो अभी इसके लिए कुछ मेमोरी टेक्निक है क्या सर? बिल्कुल है, हम लोग हर दिन मेमोरी टेक्निक की मदद लेकर ही पढ़ेंगे। अभी मेमोरी टेक्निक, अभी देखो यहाँ पे इस असेट साइड के लिए मेमोरी टेक्निक होगी CBIFO, फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। ये मेमोरी टेक्निक किसके लिए? असेट साइड के लिए। CBI फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। इस सेंटेंस का और CBI का कुछ रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज, यहाँ पे हम लोगों के लिए समझने के लिए। तो देखो CBI फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, CBI वर्ड तो पता है आप लोगों को, A भी पता है, FO पता है, CBI फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, हर एक का फर्स्ट वर्ड। कैश एंड बैलेंस विद RBI,
बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो ये CBI, ये फर्स्ट 3 वर्ड्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एडवांसेस यानी कि A, F यानी कि फिक्स्ड असेट, O यानी कि अदर असेट। तो CBI अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, ये सेंटेंस की मदद लेकर आप लोग असेट साइड रिकॉल कर सकते हो, बराबर है। तो लाइबिलिटी साइड के लिए मेमोरी टेक्निक क्यान रामू धोबी बाय ऑरेंज, असेट साइड के लिए मेमोरी टेक्निक CBI अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गए आप लोगों के 11 शेड्यूल। और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी 12 नंबर और बिल्स फॉर कलेक्शन सबसे आखिरी में। अभी लास्ट टू फर्स्ट एक बार देखो, बिल्स फॉर कलेक्शन, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज, अदर असेट, फिक्स्ड असेट, loans and advances, investment, balance with other bank and money at call and short notice, cash and balance with RBI, other liabilities and provision, borrowing, deposit, reserve surplus, capital। फिर से एक बार फर्स्ट टू लास्ट, कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोविंग, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, कैश विथ RBI, बैलेंस विथ अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड असेट्स, अदर असेट्स, और सबसे आखिरी में कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एंड बिल्स फॉर कलेक्शन। जब आप लोग 11th-12th में थे और फर्स्ट ईयर में थे तब आप लोगों ने हॉरिजेंटल फॉर्मेट पढ़ा था। हॉरिजेंटल के अंदर फॉर्मेट कैसा होगा, इधर लाइबिलिटी साइड आएगी, इधर असेट साइड आएगी, बराबर है ना, डेबिट क्रेडिट टाइप वाले, लाइबिलिटी असेट। और बैलेंस शीट के अंदर हम लोगों को प्रॉब्लम टैली करना होता है। समझो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की ये 5 शेड्यूल की टोटल यहाँ पे समझो 5 लाख आ गई, तो ये 5 शेड्यूल की टोटल आप लोगों की 5 लाख आ गई। तो यहाँ पे भी आप लोगों की असेट साइड की टोटल 5 लाख ही आनी चाहिए, तब जाके आप लोगों का प्रॉब्लम टैली होगा, बराबर है। और प्रॉब्लम टैली होने के बाद जो खुशी मिलती है ना, चाहे आप लोगों को 10 करोड़ रुपए दिए तो भी नहीं मिलेगी। तो प्रॉब्लम टैली होना चाहिए एग्जामिनेशंस के अंदर। जब आप लोगों को लगता है कि ऊपर लाइबिलिटी के 5 लाख और इधर असेट साइड के भी 5 लाख कैलकुलेटर में एग्जैक्टली बराबर आ गए ना, तब जाके जो एक्सप्रेशंस और जो स्माइल आती है फेस पे वो बहुत बड़ी होती है। तो हमारा मोटो ही वही होगा कि हर दिन हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों साइड हमारी टैली होनी चाहिए, टैली करना ही है। तो सिस्टमैटिकली टैली करना है ना, आप लोगों का ड्रीम है ना कि मुझे प्रॉब्लम टैली करना है, तो उसके लिए आप लोगों को फाउंडेशन बेसिक क्लियर करना होगा। एक बार बेसिक क्लियर हो गया ना तो गारंटी, आप लोग मतलब दिमाग के अंदर टेंशन मत ही लो कि आप लोगों का प्रॉब्लम टैली नहीं होगा, गारंटेड प्रॉब्लम टैली होगा ही, और हम लोग करेंगे प्रॉब्लम टैली। ओके, चलो आगे। अभी इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, शेड्यूल्स बनाने होते हैं, शेड्यूल इन डिटेल्स। तो ये पढ़ो 2-3 बार, जितनी बार पढ़ोगे ना आप लोग तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा। तो देखो शेड्यूल नंबर 1 के अंदर पूरा चैप्टर खत्म होने तक इतनी सारी बातें आएगी, वही है एथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, उसके अंदर से कॉल्स इन अरियर्स माइनस करना होता है, ऐड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता है, और सबसे आखिरी में टोटल आएगी। तो ये कुछ भी नया शेड्यूल नहीं है, एथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड, पेड अप, ये सभी कैपिटल के टाइप्स आप लोगों को पता है। एथोराइज्ड कैपिटल मोस्टली एडजस्टमेंट के अंदर दिया जाता है, तो एथोराइज्ड कैपिटल के बारे में कुछ होता ही नहीं, जस्ट एक बार लिखो, डबल अंडरलाइन कर लो, ताकि वो टोटल में कंसीडर नहीं करना होता है। और इन 3-4 जो कैपिटल के अदर टाइप है ना, उनमें से एक टाइप आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये था शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल। अभी शेड्यूल नंबर 2 देखो, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप लोगों को कंपलसरी ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व, जो आप लोगों को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया जाएगा, वो यहाँ पे कंपलसरी लिखना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर 20% प्लस करना है, जो कि हम लोग वर्किंग नोट बनाकर इधर ट्रांसफर करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, और बैलेंस टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सबसे आखिरी में क्या आएगी, टोटल। तो रिजर्व एंड सरप्लस से सबसे इंपॉर्टेंट वाला शेड्यूल है, याद रखो। ये अगर बराबर आता है ना तो आप लोगों का प्रॉब्लम 100% टैली होगा। रिजर्व एंड सरप्लस जिस स्टूडेंट का एग्जैक्टली बराबर आता है उसका प्रॉब्लम एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली टैली होता ही है। तो रिजर्व एंड सरप्लस आप लोगों को एकदम सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है, और इसका रिलेशन होता है, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट के साथ। वर्किंग नोट जो हम लोग बनाते हैं ना, तो वर्किंग नोट का रिलेशन डायरेक्टली जो होगा वो रिजर्व एंड सरप्लस के साथ होगा। ओके, तो ये था शेड्यूल नंबर 2।
अभी डिपॉजिट मैक्सिमम आप लोगों को एग्जामिनेशन में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये 3-4 ही दिए जाते हैं मैक्सिमम, और ये बाकी के नाम आप लोग जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए करो, लेकिन मैक्सिमम सेविंग, करंट, फिक्स्ड ये तो पता है। कभी आप लोग बैंक में गए होगे तो आप लोगों को पता है सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, कैश सर्टिफिकेट, कलेक्शन ऑफ द बिल बाय ब्रांच, एनुअल डिपॉजिट, मैच्योर डिपॉजिट, क्यूमुलेटिव एंड रिकरिंग डिपॉजिट, ऑर्डिनरी स्टॉप डिपॉजिट, पेएबल एट कॉल, ओवर ड्यू डिपॉजिट। तो इस टाइप के नाम आप लोगों को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए जाएंगे, तो आइडेंटिफाई करना है और शेड्यूल नंबर 3 के अंदर लिखना है, बस इतना ही काम यहाँ पे है। ओके, शेड्यूल नंबर 4 एकदम सिंपल, बोरोविंग इन इंडिया, borrowing from RBI, short loans, secured borrowing from outside India, borrowing from other LIC। इतना कुछ याद भी नहीं आया तो दिमाग के अंदर इतना वर्ड याद रखना है, जहां पे ट्रायल बैलेंस में बोरोविंग दिखेगा ना वो चला जाएगा शेड्यूल नंबर 4। बोरोविंग मतलब शेड्यूल नंबर 4 के अंदर आप लोगों को पोस्टिंग करवानी है। उसके बाद शेड्यूल नंबर 5, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट वाला शेड्यूल है, मैक्सिमम नाम यहाँ पे भी दिए जाते हैं। ओके, तो बिल्स पेएबल, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन मतलब करंट लाइबिलिटी जैसा ही है यहाँ पे, बिल्स पेएबल, डिमांड ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, पे ऑर्डर, सर्क्यूलर, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट के क्रेडिट बैलेंस, ये याद रखना है। देखो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का यहाँ पे प्रॉब्लम आता है हर वक्त, तो क्रेडिट होगा तो कहाँ पे चला जाएगा, शेड्यूल नंबर 5, और डेबिट होगा तो शेड्यूल नंबर 11। यहाँ पे मेमोरी टेक्निक क्या बन सकती है, मेमोरी टेक्निक बनाएंगे हम लोग, समझो अदर लाइबिलिटीज का ओ लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, अदर लाइबिलिटीज का ओ और क्रेडिट का सी, ओ सी। 11-12 में आप लोगों को ओसी टाइप सब्जेक्ट था, तो इस तरह से मेमोरी टेक्निक हम लोगों की बनेगी। क्रेडिट होगा तो कहाँ पे चला जाएगा, शेड्यूल नंबर 5, डेबिट होगा तो शेड्यूल नंबर 11। ओके, तो ये मेमोरी टेक्निक आप लोगों को यहाँ पे याद करनी है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, प्रपोज्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग चार्जेस, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, margin deposits, provision for taxation, liability for expenses, liability for interim dividend, contingency fund, rebate on bills discounted, ये सभी खर्चे कहाँ पे आएंगे, तो शेड्यूल नंबर 5 के अंदर आएंगे। तो ये जो 5 शेड्यूल लाइबिलिटीज के होते हैं, तो उसमें से सेकेंड नंबर वाला शेड्यूल और 5th नंबर वाला शेड्यूल, ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, याद रखना है। तो बार बार यहाँ पे रिपीटेशन से शेड्यूल का जितनी बार आप लोग करोगे उतना कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा। बस 1-2 बार 3 बार ये वीडियो देखोगे ना तो डेफिनेटली ये आएगा ही, इसके अंदर कुछ खास होता नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस लगती है बस। तो देखो यहाँ पे फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, बिल्स पेएबल, डिमांड ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, पे ऑर्डर, सर्क्यूलर। क्रेडिट होगा तो कहाँ पे आएगा, 5 नंबर, डेबिट होगा तो कहाँ पे आएगा, 11 नंबर, और ये बाकी के सब डिविडेंड्स के टाइप यहाँ पे आएंगे। ओके, उसके बाद ये रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ये भी याद रखना है यहाँ पे, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एडजस्टमेंट में दिया जाता है, ये भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 5 के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट, सबसे सिंपल, अभी असेट साइड के शेड्यूल की शुरुआत हम लोग करेंगे। शेड्यूल नंबर 6, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। देखो टाइटल में ही 2 नाम लिखे हैं, तो कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 6, कैश विद आरबीआई शेड्यूल नंबर, कैश इन हैंड और कैश विद आरबीआई, ये 2 नाम ही आएंगे शेड्यूल नंबर 6 के अंदर। सबसे सिंपल, सबसे आसान अगर क्या होगा तो शेड्यूल नंबर 6 और 7 है। ओके, तो अभी देखो 7, बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। जो टाइटल दिया है ना वो टाइटल ही नीचे डिवाइड है, बैलेंस विद अदर बैंक ₹4 लाख 5 लाख जो भी दी जाएगी वो लिखेंगे, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये भी ऐसा ही सेंटेंस दिया जाता है, एज इट इज वहां पे लिखना है, बस ये ऐसे लिखो, टोटल बनाते जाओ, जो टोटल आएगी मेन फॉर्मेट में आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड करना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, बैंक का सबसे बड़ा दुश्मन, किसी भी बैंक को इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं लगता। तो देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेजरी बिल्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन द डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन द डायमंड्स और एनी अदर, जो भी इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा सभी इन्वेस्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर्स होगा। इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कभी कभी दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट के जो भी टाइप आप लोगों को दिए जाएंगे वो सभी टाइप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ये कौन से शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल नंबर 8 के अंदर। ओके, तो ये था आप लोगों का इन्वेस्टमेंट। चलो नेक्स्ट, लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक का दोस्त, बैंक जो चलती है इसके ऊपर चलती है, जितनी ज्यादा बैंक के लोन्स होंगे उतना बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक
के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता है उनका इंटरेस्ट मिलना। तो ये शेड्यूल के अंदर बहुत ही एडजस्टमेंट वाला शेड्यूल है, इसके अंदर एडजस्टमेंट होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक एडजस्टमेंट गारंटेड होती है इस शेड्यूल के अंदर। ओके, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, अनरिकॉर्डेड ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, ये 3-4 नाम आप लोगों को दिए जाएंगे। तो एज इट इज शेड्यूल नंबर 9 के अंदर लिखना है, उसमें से कंटिन्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और डाउटफुल लोन, या तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और डाउटफुल लोन अगर कुछ होता है तो कहां से माइनस होगा, यहां से माइनस होगा। तो ये लेस करना याद रखना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन आप लोगों को क्या करना है, लेस करना है। कहां से, शेड्यूल नंबर 9 से। ये सिस्टमैटिकली याद कर लो आप लोग। लेस वाली दो बातें, एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या तो डाउटफुल लोन, और दूसरा लोन रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये शेड्यूल नंबर 9 एडजस्टमेंट वाला शेड्यूल है। जैसे ऊपर असेट्स लाइबिलिटी साइड में शेड्यूल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट था ना, तो असेट साइड में शेड्यूल नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस स्टूडेंट का शेड्यूल नंबर 9 बराबर आता है ना, तो उसका प्रॉब्लम टैली होता ही है। ओके, तो ये सिस्टमैटिकली शेड्यूल हम लोग बनाएंगे, जब प्रॉब्लम आएंगे और डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अभी जितना समझ में आता है उतना समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो चलिए अभी नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 10, फिक्स्ड असेट्स। जैसे अदर कंपनी की फिक्स्ड असेट्स होती है, वैसे बैंक की फिक्स्ड असेट्स होंगी। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, एटीएम, फर्नीचर, प्रिंटिंग मशीनरी, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। जैसे रेगुलर वाली होती है वैसे ही बैंक की होगी, आसानी से आप लोग आइडेंटिफाई करोगे, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। ओके, शेड्यूल नंबर 11 अदर असेट्स। उसके बाद अदर असेट, नॉन बैंकिंग असेट। नॉन बैंकिंग असेट्स मतलब क्या, फिक्स्ड असेट छोड़कर जो असेट्स आएगी उसको बोला जाएगा नॉन बैंकिंग असेट्स। मतलब कभी हम लोग लोन लेते हैं, समझो मैंने 4 व्हीलर ली, 4 व्हीलर के अगेंस्ट लोन लिया, तो कार की सिक्योरिटी बैंक के पास होगी, बराबर है। तो लोन लिया है मतलब होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, एजुकेशनल लोन लेते हैं, बहुत सारे लोन लेते हैं हम लोग, बराबर है। लेकिन लोन मॉर्टिगेज होते हैं, उसके अगेंस्ट हम लोग बैंक के पास कुछ ना कुछ देते हैं। समझो 4 व्हीलर ली, तो 4 व्हीलर का लास्ट प्रीमियम होने तक हमारा जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होता है वो बैंक के पास होता है, और बीच में मैंने इंस्टॉलमेंट ना दिया तो बैंक क्या करेगी, वो 4 व्हीलर लेकर चली जाएगी। लेकिन बैंक का बिजनेस है क्या, वो 4 व्हीलर बेचना, तो बैंक के लिए वो होगी नॉन बैंकिंग असेट्स, रेगुलर असेट नहीं होगी। तो ये नॉन बैंकिंग असेट मतलब उस टाइप वाले जो फॉरफिट वगैरह करके लाते हैं ना, तो ये सभी वहां पे आएंगे। टैक्स पेड इन एडवांस, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट होगा तो 5, डेबिट होगा तो 11। अभी इसके लिए मेमोरी टेक्निक क्या बन सकती है, यहाँ पे ओडी और एडी, ओडी एडी कुछ भी ले लो चलेगा। यहाँ पे ओडी, ये भी मेमोरी टेक्निक बनेगी। दूसरी मेमोरी टेक्निक एडी, ए भी बनेगी। आपको बस याद होना चाहिए डेबिट कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट यहाँ पे लिखना है। एक गलती प्रॉब्लम खराब कर देगी, गलत लिखा ना। आप लोगों ने कितनी बार देखा है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, एक सम मैंने एक टोटल गलत जगह पे लिखा तो सब नीचे गलत हो जाता है। तो ये आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसलिए नीचे बाद में सब मिस्टेक हो गई। तो ऐसा ही है, डेबिट का क्रेडिट चला गया, क्रेडिट का डेबिट चला गया, तो प्रॉब्लम टैली होगा नहीं। तो ये सिस्टमेटिकल ऐसी कुछ तो मेमोरी टेक्निक याद करके आप लोगों को लिखना है। तो ये डेबिट क्रेडिट आप लोग सिस्टमेटिकली याद करोगे। ओके, स्टैम्प्स इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये रेगुलर वाले ही खर्चे, तो ये सभी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 11 के अंदर। सिल्वर, एडवांस गिवन टू स्टाफ, स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स, इंटरेस्ट एक्रूड। सिल्वर देखो, गोल्ड होगा तो शेड्यूल नंबर 8 के अंदर, सिल्वर होगा तो 11 के अंदर। अभी असाइनमेंट के लिए मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम दिया था प्रॉफिट एंड लॉस वाला, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सिल्वर शेड्यूल नंबर 14 में लिया था, ताकि शेड्यूल नंबर 14 में लिया था, इसलिए आप लोगों का 5 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा था। तो सिल्वर अगर प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है तो डिलीट करना है वहां से। अगर बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे तो ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 11। तो याद करना है, यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करेंगे, डेलिबरेटली प्रॉफिट एंड लॉस का एक आधा आइटम्स यहाँ पे घुसेड़ देंगे। रेंट रिसीव्ड दिया, रेंट रिसीव्ड दिया तो ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, वो शेड्यूल नंबर 11 के 14 के उधर चला जाएगा। तो ये याद करना है एग्जैक्टली कौन सा नाम कौन से शेड्यूल के अंदर मतलब एग्जैक्टली आएगा। तो ये आप लोगों को मैंने डिटेल्स इसका आपके ग्रुप में भी भेजा है, टेलीग्राम पे भी भेजा है, आपके जो भी व्हाट्सएप के ग्रुप है BMIT के, वहां पे भी आप लोगों को डिटेल्स में शेड्यूल मैंने सेंड किए है ऑलरेडी। तो वो पढ़ लो आप लोग, लिख लो नोटबुक के अंदर ये, क्योंकि ये सब बेसिक है। जब तक ये नहीं आएगा तो प्रॉब्लम के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पे ये जिसको आता है ना एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना, उसके लिए प्रॉब्लम मतलब बस जस्ट TP है, बाकी कुछ नहीं। चलो आगे, अभी सबसे आखिरी वाला सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इसके ऊपर मोस्टली 3/4 एडजस्टमेंट, 1-2 एडजस्टमेंट तो गारंटेड होती है।
तो ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एज इट इज पढ़ना है बस, इसका प्रॉब्लम टैली होने के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। लेकिन आप लोगों को ये मतलब क्या करना है, तो एडजस्टमेंट आती है तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने हैं। तो 5-6 नाम है, क्लेम अगेंस्ट द बैंक बट नॉट एक्नॉलेजमेंट एज अ डेप्ट, acceptance, endorsement and other obligations, liability on partly paid shares, debenture, liability for forward exchange contract, guarantees given on behalf of customers, any other items for which bank is contingently liable। तो ये एज इट इज आप लोग पढ़ो। ये पढ़ने के बाद आप लोगों को लगेगा कि ये एडजस्टमेंट के अंदर पैराग्राफ दिया जाएगा, तो इसमें से जो भी सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस वहां से उठा लो और आप लोगों के नोटबुक के अंदर लिखकर वहां पे सिर्फ ये टोटल बनाना है। इसका और प्रॉब्लम टैली होने का कोई रिलेशन बिल्कुल है ही नहीं है। तो आप लोगों को बस ये रिकॉल करते जाना है, लिखते जाना है, बाकी कुछ है ही नहीं है। तो ये थे हमारे शेड्यूल नंबर 1 to 12। तो इस तरह से आप लोगों को ये 12 शेड्यूल रिकॉल करने होंगे, बार बार देखना होगा ये वीडियो। जितनी बार देखोगे मैक्सिमम आप लोगों के 70-80% नाम आप लोगों को लगे कि बाबा गोल्ड आया तो शेड्यूल नंबर 8, प्रीमाइसिस आ गया तो शेड्यूल नंबर 10, सिल्वर आ गया तो शेड्यूल नंबर 11, जनरल रिजर्व आ गया तो शेड्यूल नंबर 2, सेविंग अकाउंट आ गया तो शेड्यूल नंबर 3, इशूड कैपिटल दिया गया तो शेड्यूल नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स बोला गया तो शेड्यूल नंबर 8, इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड्स बोला गया तो शेड्यूल नंबर 8। उसके बाद उन्होंने इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, ब्रांच ऑफिस एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस दिया गया तो शेड्यूल नंबर 5, डेबिट बैलेंस दिया गया तो शेड्यूल नंबर 11। ऐसे आप लोगों को रिकॉल होना चाहिए। जब तक आप लोगों को ये रिकॉल नहीं होगा तब तक ये टॉपिक के अंदर आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। तो ये डेफिनेटली मैं जो आप लोगों को मतलब प्रोसेस बोलते जा रहा हूँ, ये प्रोसेस आप लोग फॉलो अप करते जाओ। जितनी बार आप लोग ये वीडियो देखोगे उतनी बार आप लोगों को लगेगा कि ये टॉपिक मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो आज दिन भर आप लोगों को 4-5 बार ये वीडियो देखना है। कल हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम की शुरुआत करेंगे। ओके, तब तक थैंक यू।